तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम हमारी लूसेंट की सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब कि जो मौर्य वंश का संस्थापक है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकटस कहा। मतलब जो जस्टिन जो इतिहासकार है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकट्स कहा है, जिनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मतलब जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो विशाखादत्त की जो पुस्तक है, विशाखादत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्षल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल, मतलब कि नीची जाति का। आगे देखिए, धनानंद को हराने में चाणक्य अर्थात कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति थे। मतलब कि जो धनानंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको हराने में जो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गया था? प्रधानमंत्री। और चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। मतलब चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जो क्या नाम उसका? अर्थशास्त्र, और जो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब जो चंद्रगुप्त है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व के अंदर वो मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय कहाँ बीता था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर उसका अंतिम समय बीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद अपनी पुत्री कार्लेनिया, मतलब जो उसकी पुत्री थी कार्लेनिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और 4 प्रांत संधि अनुसार उसे दे दिए। कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए गए। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? जैनी गुरु भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आगे देखिए, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मैगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है? इंडिका। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के ये इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों। आगे देखिए, पाटलिपुत्र के बारे में पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसके 570 बुरुज हैं, 64 द्वार हैं। मतलब इसके अंदर इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसके 570 बुरुज हैं, 64 द्वार हैं। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियाओं के बने बसेरे हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पाटलिपुत्र का वर्णन कर रहा है कि चारों ओर विशाल प्राचीर से घिरा है, 570 इसके अंदर बुरुज हैं, 64 द्वार हैं, 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है, मतलब कि लकड़ी का बना, जिसके ऊपर पत्थरों से डिजाइन किया गया है और इसके चारों ओर उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बसेरों से घिरा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन
एपियानस ने किया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किसने किया है? एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। मतलब कि एक जो इतिहासकार हैं प्लूटार्क, उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। मतलब जब वे श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व व्रत कर रहे थे तब उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे हम। जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, उसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार कब मगध की गद्दी पर बैठा? 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक, जो शत्रु का विनाश कर दे। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और जो बिंदुसार है वो किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा की गई थी। मतलब जो आजीविक संप्रदाय था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा की गई थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। मतलब वायु पुराण है उसके अंदर बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन देश एंटोयकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स नामक राजदूत भेजा, जो ऐसे ही मैग्स्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मतलब कि मैग्स्थनीज का उत्तराधिकारी कौन है? डाइमैक्स नामक राजदूत। बिंदुसार डाइमैक्स का किसके दरबार के अंदर आया था? बिंदुसार के दरबार के अंदर आया था। जैन धर्मों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। मतलब जो जैन ग्रंथ है उनके अंदर बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिंहसेन कहा जाता है। आगे देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु व झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह का वर्णन है। मतलब क्या है? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। मतलब क्या है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में कौन से तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। क्या था कि जो एंथियस जो कहते हैं इतिहासकार, उनके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना किसने की थी? बिंदुसार ने की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। जो बौद्ध विद्वान तारानाथ है उसने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। मतलब कि बिंदुसार की सभा के अंदर 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसका जो प्रधान होता था वो क्या होता था? खल्लाटक। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल अगले लेक्चर के अंदर हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।